टाइम खराब किए हुए करवाती हूँ। अब मैं सबसे पहले कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ आपके जो यूजीसी नेट में लगा हुआ है वो करवा रही हूँ। तो जामुन का पेड़ चलिए, ये 1960 की रचना है। कब की है? 1960 की। अब कृष्णचंद्र का जन्म पूछे तो 1914, चैसे चंद्र चैसे 14। और इनका जन्म पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। जिला पूछे तो गुजरा कला। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की जहां तक बात की जाती है, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये कहानी संग्रह है। तो गिरजाघर, गिरजा में ये क्या करते हैं? यूकेलिप्टस की डाली को तोड़ के लाते हैं। एक तरह से ये कोड कर लो। फिर है शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी है, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये उपन्यास है। तो यहाँ आप ऐसे कर लेना, एक शिकस्त होती है, किसी चीज की शिकस्त होती है एक आदमी को। जब वह किसी जरगांव की रानी के पास जाता है ना, तो रानी के पास किसके द्वारा जाएगा? एक सड़क के पास। सड़क के पास जब जाता है तो वो आसमान में देखता है कि रोशनी फैली हुई है। जब वो गांव के पास पहुंचा होता है तब वहां गधे बंधे होते हैं, तो उनकी आत्मकथा याद करता है। तो वो सोचता है कि ये जो आसमान की रोशनी है यही हमारा अन्नदाता है। और हम वहसी है, जब खेत में जाता है और वहां देखता है कि एक एक पेड़ के 52 पत्ते लगे होते हैं, समुद्र से झरने चले होते हैं। तो ये कागज की नाव चलाने की सोचता है और कहता है कि मेरी यादों के किनारे ऐसे ही, जब मैं छोटा था तो मेरी यादों के किनारों में मैं ऐसे ही गुजरा था। अब इसका साहित्य अकादमी सहित इसको पुरस्कृत किया गया और मृत्यु पूछे तो 1977। अब इसका एक चीज याद रखना कि जो इनकी रचनाएं थी, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये कहानी संग्रह है, और शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी है, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समुद्र के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये क्या है? इसके उपन्यास है। अब आगे देखिए, प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ के गहरा संबंध था इनका, जिनका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बना लिया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुछ जम्बो कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में रहे। अब इनका थोड़ा सा सार देखना। यो तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज लेखक से बहुत से लिखे, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में हुई। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिख जाने के वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1960। कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। ध्यान दीजिएगा, कैसी है? हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी और तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यपद। बात यही तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट होते हैं जामुन का पेड़, और ये मैंने बता दिया ये एक हास्य व्यंग्य विधा है। देखिएगा,
इसमें देखिएगा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके पात्रों में ना माली होगा, चपरासी, कलरक, सुप्रीडेंट, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर, पुलिस कांस्टेबल और ओस का कवि। तो इनके बीच ये चलेगी। अब देखते हैं कौन कैसे आगे बढ़ता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये हमारे देश के ना नौकरशाही व्यवस्था पर व्यंग्य है। किस पर? नौकरशाही व्यवस्था पर व्यंग्य है। क्लियर? रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला, सेक्रेटरी के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। किसके लॉन में गिरा? ध्यान दीजिए, किसके लॉन में गिरा था ये? सेक्रेटरिएट के लॉन में गिरा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे आदमी दबा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा कलरक के पास गया। देखो, माली कहाँ गया? चपरासी के पास। चपरासी कहाँ गया? कलरक के पास। कलरक दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? सुप्रीडेंट के पास। और सुप्रीडेंट दौड़ा दौड़ा कहाँ गया? बाहर लॉन में आया। तो हो गया क्लियर। सबसे पहले कौन आया? माली, फिर चपरासी, फिर कलरक, उसके बाद सुप्रीडेंट, और सुप्रीडेंट फिर बाहर आ गया। और बाहर क्या हो रही थी? भीड़ इकट्ठी हो रही थी। अब देखिए, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक कलरक बोला, ये बात किसने बोली थी? कलरक ने। और इसकी जामुनी कितनी रसीली होती है। दूसरा कलरक याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाया करता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा कलरक क्या बोलता है? रुआसा होकर बोलता है, मगर यह आदमी? माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुप्रीडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ इसकी पीठ पर गिरे, वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते होगा, जिंदा? एक कलरक ने ताजुब से कहा, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया, मुश्किल हो मालूम होता है। एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी है, वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दे तभी तो 15-20 माली, चपरासी और कलरक लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जाए। कौन हुक्म देगा? सुप्रीडेंट। माली ठीक कहता है। बहुत से कलरक एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार है। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रीडेंट बोला। सुप्रीडेंट के बोला, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी को पूछता हूँ। सुप्रीडेंट किससे पूछेगा? अंडर सेक्रेटरी को। अब आगे देखिए, सेक्रेटरी ने कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी ने चारों तरफ भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले कलरकों ने समस्या को खुद ही सुलझाया जाए। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुप्रीडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। कौन आया? सुप्रीडेंट। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन अब देखो, यहां दूसरे दिन कौन उत्तर दे रहा है? कृषि विभाग। कृषि विभाग ने उत्तर आया कि पेड़ विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। अब कृषि ने किस पे छोड़ दिया? व्यापार पे। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हार्टिकल्चर, देखो अब यहाँ पे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आ गया। अब हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आ गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल और भात खिलाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा कि माली ने किसको खिलाया? दाल भात। जो दबा हुआ आदमी था ना, उसको दाल भात खिलाया। पूछ लेगा किसने दाल भात खिलाया? माली ने। जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटवाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी।
माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्ले पे गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। ये बात कौन बोलता है? माली। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं तो उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेत प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन, देखो यार 2 दिन बीत चुके थे, तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। क्या जवाब आता है, ध्यान से सुनिएगा। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी जान पड़ता है। साहित्य प्रेमी, उसने लिखा था, आश्चर्य इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन का पेड़। फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाला जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर निकल जाएगा और आधा आदमी इधर बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह ठीक कहता है, एक कल रख बोला। भाई दबे हुए आदमी ने कहा कि अगर आप मेरे को काट दोगे तो मैं तो मर जाऊंगा। तो ये बात किसने कही कि यह तो ठीक है, एक कल रख बोलता है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझता हूं कि अगर इस आदमी को बीच में काट कर निकाला जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से अलग आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल, ध्यान दीजिए कौन सी, अब जो वो फाइल है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया कि जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उससे दूसरे दिन ही उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया है। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। यहाँ पे कितना बड़ा व्यंग्य है, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगा फुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हारे खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में अंगुली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने कलरक को, कलरक ने हेड कलरक को, देखो चपरासी ने सबसे पहले माली ने चपरासी को, चपरासी ने कलरक को और कलरक ने हेड कलरक को। थोड़ी देर में सेक्रेटरी ने अफवाह फैला दी कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ उठा। उसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली से शायर जमा होने शुरू हो गई। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भरा हुआ। दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई कलरक और अंडर सेक्रेटरिएट तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई कलरक उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब तक यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। ना तो एग्री से ना हार्टी से, बल्कि क्या है, कल्चर से। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिया लाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरी पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस, वेरी इंपॉर्टेंट। किस नाम से शोभित हो? ओस। ओस,
सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल, ध्यान दीजिएगा, अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है। दबे हुए कवि ने हुंकार से सिर हिलाया, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के कवि, ओस के फूल सॉरी का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूं। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसके अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकार साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया, यह है चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ से नीचे तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कर्राते हुए कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी, उसकी आंखों में मालूम होता है कि घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कह सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, मगर अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम भी कर सकते हैं। अब मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। तो मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुलाड़ी से संबंधित है, इसलिए हम अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले, देख ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कितने साल पहले? 10 साल पहले, 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री, किसको? पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी के लोन में गिराया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार ने हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, पिटोनिया और 10 साल पहले की बात है। मगर एक आदमी की जान एक सवाल है, कलरक चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे कलरक ने पहले कलरक को समझाया और यह भी तो समझा कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह है। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बतलाया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौड़ से वापस आ गए। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री आज 4 बजे, कितनी बजे? 4 बजे विदेशी विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। आज शाम के 5 बजे, कितने बजे? 5 बजे स्वयं सुप्रीडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आज ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। किसने हुक्म दिया? प्रधानमंत्री ने। और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपना सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। मगर कवि का हाथ ठंडा था। ध्यान दीजिए, कवि था वो और उसका हाथ ठंडा हो गया, मतलब उसकी मृत्यु। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांति उसके मुंह से जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, मतलब वो मर चुका था। तो यहाँ पे जो देश की नौकरशाही है ना, उस व्यवस्था पर करारा जवाब है, करारा व्यंग्य कसा है कि मतलब किस प्रकार एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ एक क्रम ध्यान रखना, आपसे क्रम पूछ सकता है कि सबसे पहले आता है सेक्रेटरी। कौन आता है? सेक्रेटरी। उसके बाद आता है सुप्रीडेंट, उसके बाद आएगा सुप्रीडेंट। सुप्रीडेंट के बाद आता है अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी के बाद आता है डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी के बाद आता है डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी। और जॉइंट सेक्रेटरी के बाद में जो आता है वो चीफ सेक्रेटरी आता है। और इस प्रकार ये क्रम है। और इसमें मेन अगर पूछा जाए तो आपसे पूछ सकता है कि वो किसका कवि था, तो ओस का कवि। किसका कवि था? ओस। प्रधानमंत्री का पूछे तो पिटोनिया।
पिटोनिया। और जिसका गद्य संग्रह बताया गया था वो ओस का फूल था, ओस का फूल, ये भी ध्यान रखना। ओस का फूल हो गया। और आपसे पात्र पूछ सकता है, बस इतना ही आपसे इसमें से पूछेगा। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना।